टेक्स वाली चीज़ें ले रहा हूँ। देखो कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर होती है, जैसे एज एन एग्जांपल लेता हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना स्टार्ट होगा। आपको जैसे एक रिएक्शन दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल एक ये ऑर्गेनिक एसिड ले रहा हूँ मैं, डबल एसिड है, 2,3 डाई ब्रोमोसक्सिनिक एसिड कहते हैं इसको। 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं यहाँ पे और COOH। अब बेसिकली ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज गेटिंग डिकम्पोज्ड। यहाँ पे कार्बन है, इधर ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड CH COOH। इफेक्टिवली क्या हुआ है, बेसिकली HBr का एलिमिनेशन हुआ है, प्लस HBr यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आई बात? HBr चला गया ना, ये वाला Br चला गया है और ये वाला H गायब हो गया है, राइट? हाँ। अब देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली ये मतलब उसने बता रखा है कि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एक्चुअली बहुत सारे आगे जाके डाइवर्सिफिकेशंस हैं काफी इंटरेस्टिंग। तो देखो अब इसके अंदर क्या कह रहा है वो, कि बेसिकली आपको जो डेटा दिया हुआ होगा ना, वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ होगा कि ये एक सिस्टम है, जैसे एक सिस्टम है, एक रिएक्शन रन कर रही है यहाँ पे। अब इस सिस्टम को स्टार्ट टाइट्रेशन विद NaOH। ये बात समझ में आई? NaOH के साथ में इस सिस्टम की टाइट्रेशन शुरू कर दी गई है। हाँ, अब NaOH क्या करेगा यहाँ पे? NaOH किसको टाइट्रेट करता है? बेस है ना, तो जितने भी एसिड्स हैं उनको टाइट्रेट कर रहा होगा। एम आई राइट? हाँ राइट ना? अच्छा, अब क्या होगा, बेसिकली आपको जो गिवन डेटा होगा, गिवन डेटा विल बी V0, VT एंड V infinity। ये क्या है V0, VT, V infinity? एनीबडी हैज एनी आइडिया? एनीबडी? सर, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अरे और कॉन्सेंट्रेशन तो हो ही नहीं सकती यार, वॉल्यूम है ना, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम इन एनी केस। सर हाँ सर वॉल्यूम एट टी इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम एट टी इज इक्वल टू टी एंड वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम। हाँ, बट ये तो बात अब समझ में आ गई कि ये अलग अलग टाइमिंग पे वॉल्यूम है, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे। बट किसका वॉल्यूम है? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, ये है वॉल्यूम ऑफ NaOH। भाई टाइट्रेशन हो रही है ना, टाइट्रेशन क्या होती है? एक सॉल्यूशन बेसिकली आपके पास एक बीकर में होता है, बाहर से आप एक कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, लास्ट स्टूडेंट दोबारा इस तरीके की कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। एम आई क्लियर? जिसको क्लास में पढ़ाई नहीं करनी है दे कैन काइंडली लीव द क्लास राइट नाउ। वैसे भी ये ऐसी चीजें नहीं है जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ NaOH है बेसिकली। सिस्टम इस तरह से वर्क कर रहा है ना कि आपके पास में एक पर्टिकुलर बीकर है, उस बीकर में बेसिकली सारी की सारी चीजें, ये जो रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में जो दो चीजें हैं, ये एक रिएक्शन रन कर रही है। अब टाइट्रेशन क्या होती है? बाहर से आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना स्टार्ट करते हो, दैट इज टाइट्रेशन ना। फिर कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है। तो ये NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ है कि भाई V0 पे T इक्वल टू 0 पे कितना डाला था, T इक्वल टू T पे और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हाँ कि, कितना डाला था। इसका क्या मतलब है? कितना डाला था का मतलब है कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, कुछ आवाज आ रहा है बाहर से। नहीं वो आवाज रिबाउंड ही हो रही है, आप माइक बंद कर दो, माइक ऑफ कर दो। हाँ, कितना डाला था का क्या मीनिंग है? बेसिकली कितना डाला था का मीनिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड है। मतलब V0 पे जब ये आपसे कहता है, मान लो 10, 20, 30 ml है, वट एवर डेटा विल बी गिवन टू अस, V0 पे मान लो मैंने V0 इज इक्वल टू 10 ml लिया है, तो 10 ml का मीनिंग क्या है एक्चुअली? 10 ml का मीनिंग ये नहीं है कि इस टाइम पे NaOH इतना डाला है मैंने। लेट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, ये मीनिंग नहीं है। 10 ml का मीनिंग है, V0 का मीनिंग है कि T इज इक्वल टू 0 पे इतना NaOH मुझे रिक्वायर्ड है सिस्टम के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ये बात समझ में आई? डालने को तो मैं कितना भी डाल सकता हूं।
राइट। Yes, sir. डालने का तो मैं कितना भी डाल सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में है। डालने का पॉइंट नहीं है, कितना रिक्वायर्ड है। तो t इज इक्वल टू 0 पे जितना NaOH रिक्वायर्ड है सिस्टम के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब एंड पॉइंट, सारे एसिड और सारे बेस पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, दैट इज हाँ। एंड पॉइंट, राइट, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे ये जो अब V नॉट वैल्यूज दी हुई हैं, दीज आर द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड हाँ। एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अलग अलग टाइमिंग पे वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है। ये बात समझ में आई, राइट, है ना। ये हाँ। चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। मैंने देखा है 99% लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि NaOH का कितना वॉल्यूम यहाँ पे डाला गया है। डाला गया है नहीं, कितना रिक्वायर्ड है। टाइट्रेशन चल रही है, डालने को तो आपकी जितनी इच्छा हो डाल दोगे आप, राइट। अच्छा, एक चीज क्लियर हुई। हाँ। तो गिवन डेटा मुझे वॉल्यूम की टर्म में अवेलेबल होगा, V नॉट VT V इंफिनिटी की प्रॉपर वैल्यूज अवेलेबल होंगी, 10 20 30 ml वट एवर दीज थिंग्स आर देयर। और बेसिकली वो अब जो चीज मुझसे एक्चुअली कैलकुलेट करवाना चाहेगा, वो मुझसे ये कैलकुलेट करवाना चाहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट से V नॉट इज 10 ml 20 ml 30 ml। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल है ना, सो एज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। टाइम की क्या वैल्यू है, लेट से कि टाइम इन सेकंड्स दिया हुआ है, मिनट में भी दे सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना होगा। ये 0 सेकंड पे है, ये लेट से 15 सेकंड पे है, और ये लेट से इन्फिनिटी है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। वो समझ में आ गया मुझे, कौन सी रिएक्शन, विच रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर है। ये जो सामने आपके लिखी हुई है स्क्रीन के ऊपर, दो रिएक्शंस चल रही है ना यार। एक रिएक्शन जो आपके सामने लिखी हुई है, और एक टाइट्रेशन भी तो चल रहा है। हाँ, yes, sir. समझ में आई बात, है ना। तो ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है जो स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है, उस रिएक्शन के एंड अप होने के लिए, राइट। अच्छा, दूसरा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों लिया हुआ है, बेसिकली वो इसलिए लिया हुआ है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती ना, Yes, sir. राइट ना, वो उसके ग्राफ से क्लियर होता है अपने को। अच्छा, अब द प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे ये पूछेगा कि भाई फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। अभी तो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आएगा कि भैया रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करो, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। यहां तक बात समझ में आई आपको। द क्वेश्चन इज, एक रिएक्शन चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर की है, NaOH के साथ टाइट्रेशन करना शुरू कर देगा सिस्टम का। NaOH के वॉल्यूम की वैल्यूज दी हुई होंगी, टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। एंड देन द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क कि भाई आप इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कीजिए। होता है ना k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ a माइनस है, वो वाला के। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर मैं आगे इसके बारे में बात करूं कि मतलब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखिए बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली अब यहाँ पे एक और क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। एन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने पहले शायद नहीं सुने होंगे केमिकल काइनेटिक्स में एन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो, वो पहले मैं एन फैक्टर कैलकुलेट कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एन फैक्टर की ज़रूरत कैसे पड़ने वाली है। इन दो चीज़ों के एन फैक्टर की मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, अब जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। बेसिकली इसके ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये जो HBr है इसका तो एन फैक्टर 1 है ही। अग्रीड। मैं ये कह रहा था कि आपका वीडियो आ गया सर। हाँ, मैं ये कह रहा था बेसिकली कि ये जो HBr है इसका तो एन फैक्टर 1 है ही ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ठीक है, राइट। बाकी दोनों का एन फैक्टर आप निकाल नहीं पाओगे, तो वो मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए, राइट, है ना। उसके बाद में अभी मैं बताऊंगा ये एन फैक्टर यहाँ पे क्यों बीच में आने वाला है। देखो अब ध्यान से, इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, लुक वेरी केयरफुली। इसका जो एन फैक्टर है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होने वाला है। देखिए, इसका जो एन फैक्टर बेसिकली अब कैलकुलेट होगा ना, वो अब कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपके पास में थोड़ा सा मेरे को इसको डायग्राम वाइज भी और अच्छे से बनाना पड़ेगा। रुको, बनाते हैं।
ये जो H है ना, इसको मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया है, और ये वाले H को भी मैंने थोड़ा सा इस साइड में ले लिया है। और ये जो COOH ग्रुप है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। C डबल बॉन्ड OH। देखिए वही पहले वाला ही मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा मैंने बॉन्ड्स इलेबोरेट कर दिए हैं क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो। हाँ, अब देखिए, अगर मुझे टॉप वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? कार्बन की है ऑब्वियसली। हाइड्रोजन। अब कार्बन की है यार, हाइड्रोजन कार्बन की सर। हाइड्रोजन इज 2.1, कार्बन इज 2.5। यस सर। तो ये ऊपर वाला जो CH बॉन्ड बना हुआ है, इसकी वजह से आपके सामने जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, राइट? यस सर। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होती है बेसिकली, राइट? यहाँ पे है ना FCl Br I 4.0 से इसकी सीरीज शुरू होती है, 4.0, 3.0, 2.5 और ये बीच में 2.8 होता है। 2.8 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2.5, कार्बन होता है 2.5 पे, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से कार्बन पे एक डेल्टा प्लस क्रिएट होगा। तो वाइल कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, CH और CBr बॉन्ड की वजह से तो टोटल मिलाकर के न्यूट्रलाइजेशन होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है कार्बन से पे और दूसरी साइड से डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। अग्रीड, राइट? यस सर। अब इसके बाद में एक और, अच्छा नीचे वाला जो ये जो बॉन्ड है CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड की वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड के बिल्कुल बीच में रहेंगे, कोई डेल्टा नेगेटिव कोई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट ही नहीं होगा, राइट? अब कौन सा बॉन्ड बचा बेसिकली? अब आपके सामने एक बॉन्ड और बचा है जो COOH से जुड़ा हुआ है। अब जो COOH से जुड़ा हुआ है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है COOH, राइट? अगर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? आई होप एवरीबडी एग्रीज। नाउ द पॉइंट इज कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है, राइट? क्यों बढ़ जाती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होती है? वाई? भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? और परसेंटेज एस कैरेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर बेसिकली एक्चुअली तो ये होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके रेस्पेक्ट में माना जाता है कि यहाँ न्यूक्लियस है ना, तो अब जैसे जैसे आप इससे डिस्टेंस वाइज आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो यहाँ कहीं जा करके एस एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो P मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो D मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो F मिलेगा एंड सो ऑन। तो द पॉइंट इज कि ये जो डिस्टेंस होती है एस एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से, वो रिलेटिवली सबसे कम होती है क्योंकि सबसे अंदर होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर शेल की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? मतलब वो तो ऑब्वियस है कि 5s 2s से तो बाहर ही होगा, वो एक अलग चीज हो गई, 5s 2p से भी बाहर ही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर शेल, मतलब n इज फिक्स्ड, राइट? व्हेन n इज फिक्स्ड तो ये डिस्टेंस होती है बेसिकली, राइट? और n इज फिक्स्ड वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना अभी इस समय तो हम, तो अब क्या होगा कि
परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज हुआ किसी सिस्टम के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ गया। यही हो रहा है ना, राइट? ध्यान से देखते जाना, ऐसे नहीं समझ में आएंगी अदरवाइज ये चीज है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है। अब अगर एस एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है ना, इससे बेसिकली जनरली वी ड्रॉ दिस कंक्लूजन कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिक्रीज हो गई है, बिकॉज एस ऑर्बिटल तो सबसे ज्यादा पास में होता है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अगर डिक्रीज हो गई है तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K(1) Q2 अपॉन R² इंक्रीज हो गया है। समझ में आई ये बात आप लोगों को? इसलिए जब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तब भी यही कहा जाता है। इसको अब अगर आप यहां से रिलेट कर दोगे, इसको यहां से रिलेट करो, देखो जब भी परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तब भी यही कहा जाएगा बेसिकली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई वी से कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? सर बोलिए सर, परसेंटेज एस कैरेक्टर समझ में नहीं आया, क्या चीज है? क्या नहीं समझ में आया उसके अंदर? यहाँ जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बताओ कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? सर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है मतलब, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% एस कैरेक्टर होगा। 3p ऑर्बिटल है, एक ऐसा ऑर्बिटल है, परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका। जल्दी जल्दी बोलो, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एक दूसरे से बातें करना बंद करो। सर समझ में आ गया। sp3 है तो उसके अंदर 25% sp2, तो sp2 होगा एस और 75% पी है। हाँ, सिमिलरली sp2 में 1/3 होगा एंड सो ऑन। यस। और कोई डाउट किसी भी व्यक्ति को? नहीं। आगे देखिए, तो बेसिकली परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसके अंदर बस एक और चीज़ ये है जिसको जनरली लोग ध्यान से देख नहीं पाते हैं, बहुत कम केसेस में आएगा वो टिपिकल केस। ये वाला जो पार्ट है, एक्चुअली पूरी कहानी तो ये इसके ऊपर बेस्ड है, बट ये पूरा का पूरा पार्ट एक्चुअली तभी ट्रू होगा जब n फिक्स्ड हो और n इज नियर बाई वैल्यूज। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है डिस्टेंस के ऊपर। अब इसके अंदर अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल 5s को और 2p को, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ऐसा कभी होता नहीं है बेसिकली, बहुत रेयर केसेस होंगे, क्योंकि जो भी बॉन्ड्स बनते हैं जनरली उसके अंदर n की वैल्यू या तो सेम ही होती है या फिर नियर बाई होती है। क्योंकि बेसिकली अगर n के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा ना। मतलब एक n बराबर 5 का शेल है और एक बेसिकली n बराबर 2 का है, तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा ही नहीं। मतलब कभी भी बेसिकली बॉन्ड एनर्जी तभी ज़्यादा बढ़ती है, सिस्टम में स्टेबिलिटी तभी आती है जब एक पर्टिकुलर, या व्हाट इज द प्रॉब्लम, फर्स्ट रो लेफ्ट साइड, फर्स्ट रो लेफ्ट साइड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्पीक अप नाउ। सर एक्चुअली वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मेरे कान बहुत फट रहे हैं। यार ऐसा है ना कि ये सारी और अब जितने भी लोग क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे ना उनको समझ में आएगा, बाकी के सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं केवल इसके लिए पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है भैया, कुछ लोग तो हैं जिनको 60-70% तो कम से कम अभी गेन हो रहा है। क्लियरली बता रहा हूँ आप लोगों को, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाता।
हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था बेसिकली कि अब इसके अंदर एक बहुत क्रिटिकल चीज है, देयर कैन बी सम वेरी टिपिकल केसेस, ऑल्दो अब ये जो मैं बता रहा हूँ काइनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपने डिफाइन किया है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, और एस एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस कम हो गई, क्योंकि हम मानते हैं कि न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले एस आता है और फिर पी आता है, और डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। बट द क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू देखो लिखा था कि फिक्स्ड होगी या नियर बाई वैल्यूज होंगी, विच इज एक्चुअली द 99.99% केस, लेकिन क्वेश्चन 0.1% केस पे भी आ सकता है। क्योंकि क्या होगा 99.99% केस, पहले ये क्यों है इस बात को समझो, क्योंकि जनरली जो बॉन्ड्स बनते हैं बेसिकली, अब अगर आप सेकेंड पीरियड का और फिफ्थ पीरियड का ओवरलैप करवाओगे तो बहुत ही खराब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही वीक बॉन्ड होगा बेसिकली। देयर इज समथिंग नोन एज इन केमिकल बॉन्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप अच्छा केवल तभी होता है जब बेसिकली एक ही पर्टिकुलर एन वैल्यूज के लाइक दोनों जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए, दोनों सेकंड शेल के हों या दोनों थर्ड शेल के हों, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब ज्यादातर तो यही होगा कि एन की वैल्यू फिक्स्ड होगी या नियर बाई होगी, बट ये जो आप ले रहे हो ना बेसिकली इस जगह पे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप लोगों ने अब लिया हुआ है बेसिकली कि लेट मी टेक द ब्रश अगेन, हाँ ये वाला जो पार्ट लिया हुआ है कि भाई पहले एस आएगा और पहले पी आएगा। अब अगर आप बॉन्ड ही कुछ तो इस तरीके का बना दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो PI5 ले लेते हो आप, अब इसके अंदर इस तरह की सिचुएशंस नहीं होंगी, क्योंकि क्या होगा आप मुझसे ये कह सकते हो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैं दे रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, व्हाट यू कैन टेल मी इज कि सर देखो 2p यहाँ पे होगा, राइट, और फिर 3s आएगा, राइट, फिर कहीं यहाँ पे जाकर के 4s आएगा, 4p यहाँ पे आएगा। अब अगर आप केवल इन दोनों को ध्यान से भी देखोगे ना, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस बहुत कम होगी, बट अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियस बनाओगे और आप ये कहोगे कि बेसिकली सर 2p तो यहाँ पे है और 5s तो इधर है, तो अगर बॉन्ड कुछ इस तरह का होगा कि मतलब n बराबर 2 n बराबर 5 का ओवरलैप हो रहा होगा, तो उसमें एस कैरेक्टर बढ़ाने से कोई फायदा थोड़ी होगा, वो तो बहुत दूर है 5s तो न्यूक्लियस से, राइट। लेकिन इफेक्टिवली ऐसा केस बहुत कम एग्जिस्ट करता है, जैसे PI5 वगैरह बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अब इनकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम होती है कि तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, राइट। तो इस वजह से इस चीज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट थियोरेटिकली वो पूछ सकता है आपसे। तो मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दिस इज 99.9% ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। अच्छा, अब काम की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे अब ये sp3 हाइब्रिडाइज था, ये sp2 हाइब्रिडाइज था, तो दिख ही रहा है बेसिकली परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 33.33% है। तो इसके अंदर बेसिकली अब कुछ ऐसा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 वाले कार्बन की, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इसकी वजह से ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ग्रीन कलर से लिख देता हूं मैं, डेल्टा नेगेटिव कुछ इस साइड में आ जाएगा और इसके ऊपर ये डेल्टा पॉजिटिव छोड़ेगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो वही लेकर के जाएगा ना, राइट। अच्छा, अब वापस से ऊपर आकर के देखो, टू समराइज इट बैक अगेन, हाँ माइक ऑफ कर दिया करो आप लोग, नहीं तो नॉइस आती रहती है। हाँ माइक ऑफ कर दो यार आप लोग, जब जरूरत हो तभी ऑन किया करो उसको, अदरवाइज वॉइस आती रहती है अननेसेसरी। माइक स्टिल ऑफ तो नहीं हुआ है आप लोगों का? सर किया था, मतलब किया है अभी, दोनों ऑफ है। नॉइस क्यों आ रही है फिर? चलो आगे बात करते हैं। तो अब देखो हम लोगों ने ये जो सेंट्रल कार्बन था, लेट्स से नेम इट एज C1 की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, हमने देखा कि H से CH बॉन्ड से इसको डेल्टा नेगेटिव मिल रहा है और CBr बॉन्ड से डेल्टा पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो दोनों तो खत्म हो गए थे। उसके बाद हमने CC बॉन्ड से देखा, तो CC बॉन्ड से उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। CCOOH बॉन्ड से उसको डेल्टा प्लस मिल रहा है, तो ये जो C1 कार्बन है मेरे हिसाब से अब इसकी नेट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जानी चाहिए। आई होप एवरीबडी एग्रीज। CC बॉन्ड से कुछ नहीं मिल रहा है,
CH से जो मिला उसको CBr ने खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो बचा वो CCOH वाला जो बॉन्ड है उसी से बचा, और उससे मिल रहा है +1। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट? तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई यहाँ पे +1। नीचे वाला जो कार्बन है बिल्कुल सेम कार्बन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम कार्बन है ना, जैसा ऊपर वाला है वैसा ही नीचे वाला है, राइट? नाउ इसमें और नीचे जब आप आएंगे बेसिकली तो यहाँ पे एक और चीज है, वो बता देता हूं। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको देख करके कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। हाँ, अब ये वाला जो डायग्राम है इसके हिसाब से कुछ तो ऐसा लग रहा है कि इस साइड में जो COOH वाला सेंट्रल कार्बन है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। नहीं, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो ये वाले जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से वो डेल्टा नेगेटिव लेकर के जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट है, और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो ये मत बता देना किसी को भी कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही इस डेल्टा नेगेटिव को यहाँ से लेगा, ये बेसिकली नीचे जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ये तो पहले ही बेसिकली O डेल्टा नेगेटिव और C+1 की तरफ प्रोन कर रहा होता है, तो यहाँ से जो आएगा वो तो डेल्टा नेगेटिव ही आएगा, उससे ज्यादा तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन यहाँ से वापस से एक्सट्रैक्ट कर चुका होगा। ऑक्सीजन है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, समझ में आई बात, राइट? तो इसका तो ये वाला जो कार्बन है जिस पे मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना रहेगा, ये किसी एक बॉन्ड पे डिपेंड थोड़ी करेगा, ये तो फिर से डिपेंड करेगा कि ये आगे कितने बॉन्ड से एसोसिएटेड है। इसके तो साथ में इधर भी OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके ऊपर तो अगर OH की साइड से देखोगे तब भी डेल्टा पॉजिटिव मिलने वाला है इसको, समझ में आई बात? तो ये वाला डेल्टा नेगेटिव देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, नहीं, डेल्टा नेगेटिव आ नहीं रहा है। डेल्टा नेगेटिव इस बॉन्ड से वो लेकर के जा रहा है, टोटल उसके ऊपर क्या आएगा तो वो तो उसके भी सारे बॉन्ड्स काउंट करने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आने वाला है। समझ में आई बात आप सभी को? एवरीबडी इज क्लियर? मतलब अगर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, सपोज अगर मुझे ये बोल दिया जाए, तो ये ठीक है कि इस साइड से इसको -1 मिल रहा है, बट नीचे के जो दो बॉन्ड्स हैं उससे क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है, राइट साइड के बॉन्ड से क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है, तो टोटल +3 इधर से मिल रहा है और इधर से -1 मिल रहा है, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने वाली है। समझ में आई बात आप सभी को? क्लियर? ओके, हाँ। तो अब हम वापस आते हैं, तो इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट की कि भाई ये +1 है और ये +1 है। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स काउंट कर लेते हैं, राइट? अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अब रिलेटिवली आप लोगों के लिए इजियर हो गया होगा। देखो ये वाला जो कार्बन था sp2 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड हो गया है, अब पहले नहीं था, अब sp2 हो गया है। क्यों हो गया है? डबल बॉन्ड आ गया ना, क्रिएट हो गया ना डबल बॉन्ड, राइट? ओके, तो अब ये दोनों तो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो अब CCOOH वाले बॉन्ड से तो कुछ नहीं मिलेगा ना। आई होप एवरीबडी एग्रीज, राइट ना? नीचे वाला भी sp2 हाइब्रिड है, तो बेसिकली ये जो C डबल बॉन्ड C है और CCOOH है, इससे तो अब कुछ मिलने वाला है नहीं, तो जो भी मिलेगा CBr से मिलेगा। अब CBr से क्या मिलेगा, ये तो डेल्टा नेगेटिव है ही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, तो राइट है ना? तो इससे इसको क्या मिलने वाला है, ये तो +1 में ही रहेगा। नीचे वाले कार्बन की बात करते हैं, नीचे वाले कार्बन को C डबल बॉन्ड C और CCOOH इन दोनों से कुछ नहीं मिल रहा है। किससे मिल रहा है इसको? CH वाले बॉन्ड से मिल रहा है। CH वाले बॉन्ड से क्या मिलेगा, ध्यान से दिमाग लगाओ, H डेल्टा प्लस लेकर के जाएगा अपना और कार्बन के ऊपर -1 छोड़ेगा, तो -1 हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाली है, किसी को कोई डाउट? फटाफट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने निकाली है, अपना दिमाग लगाओगे, जो कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। Anybody has any doubt? No sir. क्लियर है? ओके,
तो ऊपर वाला +1 में रहा और नीचे वाला -1 के अंदर आ गया, राइट, क्योंकि केवल CH बॉन्ड ही है, बाकी सब तो sp2 है, तो उनसे तो कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा मेरे को एक और बात बताओ, ये जो C1 है, C1 मतलब ऊपर वाला ये जो मिडिल कार्बन है, राइट, पहले जब ये रिएक्टेंट में था उस समय तो मेरे को फिर भी समझ में आता है कि जो C1 था sp3 हाइब्रिडाइज था, राइट, लेकिन जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। आई होप एवरीबॉडी एग्रीज, राइट। यस सर। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो अब ये Br से ज्यादा नहीं हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में मैं इसलिए कह रहा हूं कि Br पे डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, 2.8 है और कार्बन की 2.5 है। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वैलिड है ना, जब तक बेसिकली वो सारे सिंगल बॉन्ड्स वगैरह से जुड़ा हुआ था। अब तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई है ना, इंक्रीज हो गई है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो फिर तो Br से ज्यादा हो जानी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो फिर C के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आना चाहिए रादर देन पुटिंग इट ऑन Br। सर बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। सर जो इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक चाय बना के दीजिए, जो भी बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ भाई। सर जो क्लोरीन जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ है हाँ, कंपेयर टू Pr वो तो भी स्मॉल है। इसके लिए ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ टू डिसाइड दिस? हाउ डू आई डिसाइड दैट? वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो sp2 क्या, कई केसेस में आपको ये भी मिलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp में हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो जो ऑर्डर होता है दैट इज बेसिकली कि sp sp2 sp3, तो यहाँ तो sp2 हुआ है, कुछ केसेस आगे ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए। हाँ भाई तो उस टाइम पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसका ऑर्डर तो sp sp2 sp3 होता है ना, तो यहाँ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ऐसे भी केसेस आपको मिल सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, या कितनी बढ़ी? हाउ डू वी डिसाइड दैट? सर रिपीट प्लीज। अरे भाई ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आगे जाके तो sp हाइब्रिडाइजेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैं ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकता हूँ वहां पे, एक HBr ऑल निकाल दो। सर हाँ बोलिए। सर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तब s ऑर्बिटल परसेंटेज था 25%, और जब sp2 हुआ तो उसका 33% हुआ, तो 8% इंक्रीज था। तो उससे बोल सकते हैं हम कि ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई होगी। अगर अरे यार एक मिनट अरे एक ज्यादा मिनट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता था। अरे एक मिनट वेट यार, एक तो ये माइक चेंज करवा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं करती। यार एक तो ये माइक चेंज करो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा नॉइस आती है इसके अंदर, मतलब इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉइस आएगी तो कैसे यार काम चलेगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा नॉइस, प्लीज चेंज द माइक। मैंने सुन लिया है यार, प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन। हाउ डू यू डिसाइड? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी सर। अरे यार ये डिसाइड कैसे करेंगे? हाउ डू वी टेक दिस डिसीजन, यही पूछ रहा हूं मैं। सर डोंट नो। सिंपल सी चीज है यार, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो फैक्टर्स की प्लीज स्विच ऑफ द माइक। यहाँ पे अब उस टाइम पे मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि अब जैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकाली थी कि एक का +1 आ रहा है, दूसरे वाले का -1 आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो अपने आप ही बोलते जाना, फिर मैं कंटिन्यू लेता हूँ लेक्चर को थोड़ा सा, है ना। तो अब आपके सामने क्लियर है बेसिकली कि एन फैक्टर क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे ऊपर जाके मैं समरी लिखता हूँ, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। पहले
जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुआ करती थी, दिस कार्बन वाज इन +1 एंड इट वाज आल्सो इन +1। अब ये वाला +1 में बचा है और ये वाला -1 के अंदर चला गया है। अब जो मैंने लिखा है उसके अंदर किसी को कोई डाउट? समराइज किया मैंने केवल, राइट ना? परफेक्ट। तो अब अगर इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एन फैक्टर कितना होगा? मेरे हिसाब से इसका एन फैक्टर भी 2 होगा और इसका एन फैक्टर भी 2 होगा, क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड के एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, यही होता है ना एन फैक्टर। अबे तुम लोग यार ये घूमते फिरते क्यों रहते हो? एक आदमी गेट पे खड़ा हुआ है, एक आदमी घूम रहा है, कैसे पढ़ाऊं यार मैं? तुम ही लोग सजेस्ट कर दो, थोड़ा सजेस्ट करो, मैं कैसे पढ़ाऊं? बोलो भाई। हाँ जी, क्या हो रहा है यार? तुम्हारी क्लास है कि प्लेग्राउंड है? हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड में दोनों कार्बन्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, राइट साइड में ये वाला कार्बन +1 में रह गया, नीचे वाला -1 में आ गया है। ये अभी अभी हम लोगों ने नीचे कैलकुलेट किया, ये रहा, राइट। बाई वर्च्यू ऑफ दिस मेरे हिसाब से इसका भी एन फैक्टर 2 है और इसका भी एन फैक्टर 2 है, क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है? +1 से -1 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। यस सर। तो एन फैक्टर इसका 2 हो गया, राइट। तो अब यहां तक हमने इसका एन फैक्टर तो कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो बेसिकली एन फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ने वाली है। एक काम करता हूं मैं, अब इनको कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से कि इस कंपाउंड को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। रिएक्शन लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी ना, मुझे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब देखो, ए प्रोड्यूसिंग B+HBr, ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 2 है और इसका एन फैक्टर 1 है, ठीक है ना? अब देखते जाओ ध्यान से। नाउ इफ दीज आर द फैक्टर्स, तो बेसिकली अब इसके अंदर, अच्छा V0 मुझे जो डेटा दिए हुए हैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं। V0 दिया हुआ है, VT दिया हुआ है और V इंफिनिटी दिया हुआ है। और ये वापस से याद दिला रहा हूँ किसके हैं? NaOH के हैं। अब कहाँ गायब होगा ये सब लोग? अभी आ जाएंगे। यस सर। हाँ, अभी ठीक है, अभी सब दिखाई दे रहा होगा वापस से। क्लियर? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो V0, VT, V इंफिनिटी ये वॉल्यूम्स हैं NaOH के, जो पूरे सिस्टम को टाइट्रेट करने के लिए आया हुआ है, राइट। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे एक्चुअली मैं ये ले रहा हूँ। अच्छा, दो इंटरेस्टिंग चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ। यू कैन टेक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बेसिकली लिक्विड स्टेट हो या फिर गैसेस स्टेट हो। यस सर। लिक्विड स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। यस सर। जितने मोल्स बढ़ेंगे उतना वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। गैस फेज के अंदर बस ये कंस्ट्रेंट आएगा कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स्ड रहने चाहिए। तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं जनरली प्रेशर और टेम्परेचर उसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, मतलब जहां पे भी ये हो उस टाइम पे बेसिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिया जा सकता है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, राइट। यस सर। अच्छा, अब ये हो गया। अब आप ये मान करके चलिए बेसिकली कि इसके अंदर रुको, अब लेट मी जस्ट थिंक इट ऑफ। T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे यहां पे जैसे मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ ए, वो स्मॉल ए लिखते हैं ना, तो स्मॉल ए लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे V0 लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे समझा दो कि मैंने कैसे लिखा है V0 यहाँ पे। अरे V0 तो NaOH का वॉल्यूम था, यहाँ कहां से टपक पड़ा? यस सर। V0 NaOH का वॉल्यूम था, इधर कहां से टपक पड़ा ये? कितना लग रहा है इस टाइम पर? सर NaCl इनिशियल वॉल्यूम है। क्या चीज? दोबारा बोलो प्लीज।
सर इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम किसका? NaOH का है। यस सर। Unless and until this V naught is directly proportional to the moles of A, जो रिएक्टेंट A है, how can I write V naught over here? यहाँ पे या तो मैं A के मोल्स लिखूंगा इनिशियल मोल्स, या फिर कोई ऐसी चीज जो A के मोल्स के प्रोपोर्शन में हो। ये NaOH का वॉल्यूम यहाँ कैसे लिख दिया मैंने, ये नहीं समझ में आया। सर जब हम गैस के बारे में बात करते हैं हाँ जी, तो सर हम उसका मतलब मोल्स कंसिडर नहीं करते, तब हम उसके ये कंसिडर करते हैं पार्शियल प्रेशर्स, और यहाँ पर आपने प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रखा है। नहीं, पहली चीज तो मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये सारी चीजें गैस फेज में है या लिक्विड सर, फेज में है अभी। बोलिए सर ये जो रिएक्टेंट है ना उसमें A है और प्रोडक्ट में B है, और दोनों के मोल्स मींस at T is equal to 0 at T is equal to T, अगर A के n नंबर ऑफ x नंबर ऑफ मोल्स B में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसका वॉल्यूम सेम चेंज हो रहा है ना, मींस जितना A में डिक्रीज हो रहा है उतना ही B में इंक्रीज हो रहा है at T is equal to T। तो हमें सिर्फ गैस के मोल कंसीडर करना है केमिकल काइनेटिक्स के मतलब फॉर्मूले से। कंप्लीटेड। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये ध्यान रखना, बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन क्या होता है जंप करके अगर आगे बढ़ेंगे ना तो मुसीबत खड़ी होती है। सिंपल सी चीज मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता भैया कि ये सब गैस फेज में है अभी। गैस फेज में होगा तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे तो अभी नहीं पता है। और दूसरी चीज बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अब इसी को मैं आप लोगों को जब भी पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं आप लोगों के लेवल से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब एक स्टेप अहेड हो जाओ। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये गैस फेज में है या नहीं है, तो मैं तो कहूंगा ऑब्वियसली नहीं है। थिंक इट ऑफ वाई, टाइट्रेशन चल रही है यार, गैस फेज में कौन सी टाइट्रेशन होती है? दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यस सर। राइट ना? तो है ही लिक्विड फेज में पहले तो क्या करें? ये क्या हो रहा है आज, मतलब इतनी मुसीबत क्यों खड़ी हो गई है? आज क्या मतलब दिन अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं सर। अच्छा चलो, अरे देखो ये t इज इक्वल, थोड़ा नीचे जाके समझाता हूं मैं, क्योंकि t इज इक्वल टू टी और इन्फिनिटी भी मुझे इधर ही लिखने होंगे। देखो होगा क्या, देयर इज समथिंग नोन एज t इज इक्वल टू 0 पे। देखो टाइट्रेशन होती है तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना, इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, वो दो चीजों के इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं हम लोग टाइट्रेशन में, करते हैं ना? यस सर। है ना? तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH को बराबर करूंगा जो भी एसिड के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे जो भी एसिड के इक्विवेलेंट होंगे व्हाटएवर इट इज। करूंगा नहीं करूंगा? यस सर। करूंगा ना? अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ऑलरेडी IIT के अंदर आया हुआ है। हाँ, अब जो एसिड इक्विवेलेंट्स होते हैं बेसिकली, अब इक्विवेलेंट से रिलेटेड एक और चीज बात बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और एक होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। ये समझ में आता है? यस सर। दोनों चीजें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी होते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। दोनों चीजें समझ में आती हैं क्या? यस सर। ओके, तो नीचे वाला मैंने उस तरीके से लिखा है, जो ये सेकंड वाला है, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो दोनों को राइट साइड और लेफ्ट साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। तो देखो इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी, मोल्स बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा। मतलब इसको इन केस बाई चांस किसी को नहीं समझ में आया हो ना, तो नीचे वाला मैं बताया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। लेट n फैक्टर की वैल्यू x है। और राइट साइड में क्या कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और n फैक्टर की वैल्यू x है। तो देखो LHS और RHS बराबर आ गए, आए ना? यस सर। राइट, मतलब वो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम तो शायद काफी लोगों को पता होगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है हाँ, इक्विवेलेंट पता है। पर लीटर है ना? नीचे वाला एक्सप्लेन कर रहा था मैं।
LHS और RHS बराबर आ जाएंगे ना, वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर, उसकी वैल्यू मैंने x मान ली है। यस सर, समझ गए। क्लियर? ओके गुड। हाँ, तो अब क्या होता है बेसिकली कि अब आप जब इक्विवेलेंट्स बराबर करोगे, अब ध्यान से देखना, NaOH के लिए NaOH की एक फिक्स्ड नॉर्मेलिटी होगी, जो भी नॉर्मेलिटी है, मान लो N1 इसकी नॉर्मेलिटी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी N1 इंटू V नॉट, होगा? यस सर। इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितने होंगे? क्या होगा, मैं रुको रेड कलर से लिखता हूं, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन लेक्चर में ये बढ़िया है, काफी सारे कलर्स यूज हो जाते हैं, है ना, बड़ा कलरफुल टाइप लगता होगा तुम्हें। यस सर। है ना भाई? देखो एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, एसिड के इक्विवेलेंट के लिए देखो लेफ्ट साइड में मैंने यूज किया है, ध्यान से देखना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अभी। राइट साइड में मैं यूज कर रहा हूँ इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में एसिड के कुछ a मोल्स हैं, तो a और मल्टीप्लाइड बाई इसका n फैक्टर 2। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इंटरेस्टिंग चीज, जो कांस्टेंट चीजें हैं ना उनको मैं कट कर रहा हूँ। ये 2 अपने आप में कांस्टेंट है क्योंकि n फैक्टर 2 है और 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है ना। यस सर। पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए NaOH की नॉर्मेलिटी भी कांस्टेंट है, जो है वही रहेगी ना, वट एवर इट इज। यस। तो एसिड के जो इनिशियल मोल्स थे वो V नॉट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गए। देखो यहां से अब मैं कंक्लूड कर सकता हूं ना कि देयरफॉर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट। कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। तो अब आपको समझ में आया कि आप हमेशा वो लिखते हो A00 A माइनस x, x और x, तो मैंने A के बजाय V नॉट लिखा है। क्यों लिखा है, अब क्लियर हुआ सभी को? हाँ समझ गया सर। राइट ना? ओके गुड। ये बेसिकली एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, वो मैंने एक एज अ क्वेश्चन ले लिया है। आप लोग आराम से वापस जाकर के इसको रिवाइज करना, दोबारा नहीं समझ में आएगा तो मुझसे या सुमन मैम से किसी भी एक पर्सन से पूछना, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। टाइम लगेगा अभी इसको समझने में, है ना। मैं नहीं भी अवेलेबल होता हूँ तो आप कभी भी किसी का भी पीसी लेक्चर चल रहा हो ना, उनको बोल देना कि एसपी सर या सुमन मैम में से कोई भी एक पर्सन अवेलेबल हो तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये आपको समझ में आएगा ना, तो फिर आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा पाएंगे। हाँ सर अगर कभी 6 के बाद में कॉल किया तो समझ सकते हैं क्या, मतलब खुद पर्सनल? हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम लोगों के आईडी पे आप लोग कभी भी कॉल कर लो, मैं या सुमन मैम कोई भी पर्सन अवेलेबल होगा ना तो बिल्कुल समझा देंगे। मतलब हम लोगों के पास प्रिंटेड है सारी की सारी चीजें, तो एज इट इज एग्जैक्टली, मतलब वो पता होता है कि कौन सी चीज किस स्टेप पे आगे कैसे बतानी है ना। तो कभी भी कॉल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो ये V नॉट आ गया, अब ये 0 और 0, तो t इज इक्वल टू टी पे अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे V नॉट माइनस x और x, और फिर t बराबर इंफिनिटी पे ये भाई साहब हो जाएंगे खत्म, और ये बन जाएंगे V नॉट और V नॉट। ठीक है? हाँ सर। अब रुको, अब जरा मुझे सोचने दो। VT किसके बराबर होगा? VT कौन है भाई? हाँ अब यार रुको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे भी। हाँ ठीक है, अब मेरे हिसाब से VT विल बी इक्वल टू एक्चुअली V नॉट माइनस x प्लस x और प्लस x, यही रखते हैं। तो VT विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस x, होगा नहीं होगा? VT वॉल्यूम है T टाइम पे, बेसिकली मैंने वही कर दिया ना भाई। ये देखो मैं मैजेंटा कलर से लिख रहा हूं, यहाँ पे तो V नॉट था ही, यहाँ पे बेसिकली जब टाइट्रेशन होगी तो टोटल ये VT के बराबर होगा और लास्ट में जाके V इंफिनिटी के बराबर होगा ना? हाँ जी हेलो ओ अब देखिए, तो V नॉट वाली सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई थी जो t इज इक्वल टू 0 पे थी। अब t बराबर t पे क्या है? VT, और t बराबर इंफिनिटी पे क्या है? V इंफिनिटी। तो मैंने ये कहा कि बेसिकली ये जो V नॉट माइनस x और x है, इनको ऐड कर दो, ये VT के बराबर होगा, और ये लास्ट वाला V इंफिनिटी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? ओके
नहीं, तो इसमें आप देखो काम की चीज़ ये है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ध्यान से समझो इसको कि पूरी तरह से सही क्यों नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बताता हूँ। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन शुड बी Vt शुड बी इक्वल टू V0 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1। ये तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? एन फैक्टर की वजह से। हाँ, मतलब एक्चुअली आप इक्विवेलेंट्स बराबर कर रहे हो ना, तो मैंने जो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है मैं और एग्जैक्टली आप लोगों को बता देता हूँ। लेट मी सेलेक्ट दिस फर्स्ट। अरे यार, हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ लेकर के आ जाता हूँ मैं। बेसिकली इसको आप एक काम और करो ना, ये तो वॉल्यूम्स वगैरह है, इस साइड में ये होल ऑफ द जो वगैरह है बेसिकली। रुको एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपने एग्जैक्टली जो किया हुआ है ना, वो आपने ये किया हुआ है कि दिस साइड यू मल्टीप्लाई बाई Vt। किसका वॉल्यूम है? NaOH का है ना? यस सर। हाँ, तो ये मैंने किया हुआ है कि दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, जो कि मैंने क्रॉस कर दिया था क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू है प्रोपोर्शनलिटी में, हाँ राइट ना? और ये मैंने क्या लिखा हुआ है? दिस इज एक्चुअली मोल्स इनटू एन फैक्टर। मतलब प्रोपोर्शनलिटी है, बट प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिखा हुआ है? दिस इज आई हैव रिटन मोल्स इनटू एन फैक्टर ना, यस सर। राइट? तो मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट है, और लेफ्ट साइड में इक्विवेलेंट कैसे आएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से। तो बेसिकली अब वो एन फैक्टर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब अदरवाइज ऊपर जहां मैंने क्रॉस किया वहां पे क्या लिख रहे थे आप? लेफ्ट साइड में तो इक्विवेलेंट थे, लेकिन राइट साइड में मोल्स थे, तो इक्विवेलेंट मोल्स के बराबर कैसे हो सकता है? हाँ समझ में आई बात? तो जो भी एन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई हमेशा करना, वो मत भूल जाना, राइट? तो बस अब इसके बाद में आ जाएगा ये जो भी Vt का एक रिलेशन आएगा, क्या आ रहा है देख लेते हैं। Vt विल बी इक्वल टू वाइस वी नॉट प्लस एक्स। सर हाँ बोलिए। सर केमिकल काइनेटिक्स में मतलब ऐसे जनरल अगर क्वेश्चन आए तो इक्विवेलेंट के बेसिस पे करने हैं या एन फैक्टर कंसीडर करना है या नहीं करना है? अरे आप समझे नहीं ना, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे मैंने देखो आपके पास नॉन वैल्यूज क्या है, वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन में कि नॉन वैल्यूज क्या है। मैंने आपको बताया ना, आज अब ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, तो बेसिकली इसको पूरा डिटेल में एक बार आप हेलो हाँ हेलो हाँ, एक मिनट। आगे देखिए, बेसिकली अपन लोग वही बात कर रहे थे कि वो आज आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आप देखो ना, पूरा रिजोल्यूशन इस हिसाब से क्यों किया है, क्योंकि आपको एज अ समरी V0 पता था, Vt पता था और V इंफिनिटी पता था। ये तीन चीजें बेसिकली आप लोगों को पता हुआ करती थी ना, कोई भी फोर्थ चीज तो बेसिकली आप लोगों को नोन ही नहीं थी, राइट? तो मैंने इसके अंदर ये रिजॉल्व किया है, एक इक्वेशन ये बनाई है इक्विवेलेंट्स वगैरह से मल्टीप्लाई करके, एक और एक और इक्वेशन ये वाली बनाइए, और फिर इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से V0 अपॉन V0 माइनस एक्स की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ V0, V इंफिनिटी एंड Vt। क्योंकि मेरा जो रेट कांस्टेंट है कि वो तो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में निकल जाएगा ना, 2.303 अपॉन टी। सर आप कहाँ पे लिख रहे हो? स्क्रीन शेयरिंग नहीं है क्या? रुको एक मिनट।
अरे स्क्रीन शेयरिंग की तो ये यार क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन यस, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। हाँ तो मतलब सिंपल सी चीज यही है कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस एक्स आएगा। तो वी नॉट अपॉन वी नॉट Yes, sir. माइनस एक्स की ये जो वैल्यू है इस टर्म्स में अपने को पता है, और ये तीनों वैल्यूज पता है, वी नॉट, वी इन्फिनिटी और वी टी। तो बेसिकली k कैलकुलेट हाँ। करना था, वो k कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आई आप हाँ सभी? सर, हाँ सर। क्लियर? तो बेसिकली वो मैंने एज अ कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों को काफी क्लैरिटी रहे कि इस